हमारे चैनल पे i7 4060 के लगभग सारे लैपटॉप कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ 2 लैपटॉप्स को छोड़ के। एक तो Asus की शायद ROG सीरीज आती है और प्रेडेटर हीलियोस की। भैया प्रेडेटर हीलियोस का 4060 वाला चाहिए, जबकि हम 4070 वाला कर चुके हैं। बट नहीं, परफॉर्मेंस देखनी है आप भैया, दिखाओ। मैं तुम्हारे से प्यार बहुत करते हैं। तो आज हमारे पास Acer प्रेडेटर हीलियोस 16 जो i7 13700HX वाला है, साथ में RTX 4060। और इस लैपटॉप का प्राइस लास्ट टाइम 1,65,000 चल रहा था जब ये स्टॉक में था, अभी ये स्टॉक में नहीं है। और इस वीडियो में इसको तो पूरा रिव्यू करेंगे, प्लस साथ में जितने भी i7 4060 वाले लैपटॉप है ना, उस सबसे कंपेयर भी करूंगा कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन मिस मत करना। अभी डब्बा खोल लेते हैं। यहां पे ऐसा डब्बा मिल जाता है हमारे को, यहां पे लिखा बड़ा बड़ा प्रेडेटर, उसके अंदर से निकलता छोटा डब्बा जिसके ऊपर लिखा है प्रेडेटर। एक मिलता है यहाँ पे भारी भरकम 330 वॉट का चार्जर और एक पावर कॉर्ड। इसके अंदर हमारे को पुस्तकें वगैरह मिल जाएंगी। और यहाँ पे ये प्लास्टिक वगैरह आप देख रहे हो कि 2 प्लास्टिक मिल जाती है इसके डब्बे के साथ। ये हमारे वेंट की अटैचमेंट है, इसके ऊपर ग्रे कलर की लग के आती है और इसको रिमूव करके आप दूसरी क्रीम कलर की या कह लो सिल्वर कलर की लगा सकते हो दोनों तरफ। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो लैपटॉप हमारा क्या ही सुंदर लुक्स के साथ आता है। लास्टली थोड़ा डिफरेंट था लैपटॉप। अब पीछे की तरफ हमारे को हीलियोस लिखा हुआ मिलता है और ये थोड़ा सा ग्लॉसी टेक्सचर है जिसके अंदर लाइटिंग भी है। और ये लैपटॉप की जो टॉप लिड है वो हमारे को मिलती है मेटल की, और जो इंटीरियर है वो भी हमारे को मेटल का मिलता है। बेस इसका प्लास्टिक का है एंड यहाँ पे टॉप लिड फ्लेक्स ना के बराबर है और इसका इवन कीबोर्ड फ्लेक्स भी भाई ना के बराबर है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के मामले में भाई सॉलिड लैपटॉप है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को एक एग्जॉस्ट वेंट और पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। राइट साइड में एग्जॉस्ट वेंट है, पोर्ट्स वगैरह है। पीछे की तरफ 2 एग्जॉस्ट वेंट मिलते हैं और उसके अलावा बीच में पोर्ट्स है। एंड भाई पीछे की तरफ अच्छा खासा चौड़ा खुला माहौल है। यहाँ पे इंटेक के वेंट्स कुछ ऐसे हैं और यहाँ पे ना हमारे को फैंस भी एकदम क्लियर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे यहाँ पे होल से बने हुए हैं। ये भी हमारे वेंटिलेशन में काम आते हैं। और वेंटिलेशन ठंडक के मामले में प्रेडेटर के बोलने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको गेम टेस्ट वगैरह में बताऊंगा थर्मल्स के बारे में भी। और भाई ये जो लैपटॉप है 2.6 kg का है, तो गेमिंग लैपटॉप में भी हेवियर साइड ही आता है। यूजुअली गेमिंग लैपटॉप को 2.2, 2.3, 2.4 kg तक मिलते हैं। ये 2.6 है तो कंधों पे जोर पड़ेगा, पहले जिम्मेदारियों का और फिर लैपटॉप का। और यहाँ पे टॉप लिड पे हमारे को प्रेडेटर का लोगो मिलता है। ये लोगो जो हमारा सिल्वर फिनिश में है और ये ग्लो नहीं करता। अगर ये ग्लो करता होता तो अलग ही फील आ जाती। और यहाँ पे लैपटॉप भाई जैसे भारी है तो यहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। एक हाथ से इसकी लिड आराम से ओपन हो जाती है और हिंजेस भी भाई स्टेबल है। कोई ऐसा यहाँ पे स्क्रीन वॉबल नहीं मिलता हमारे को ज्यादा। और मैक्सिमम लिड इसकी कुछ इतनी खुल जाती है। इस लैपटॉप में हमारे को मिलता है इंटेल कोर i7 13700HX प्रोसेसर, जो हमारा 16 कोर 24 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 8P कोर 8E कोर्स एंड 16GB रैम मिल जाएगी DDR5 डुअल चैनल में 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। एंड मैक्सिमम 32GB तक हम यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। 1TB की यहाँ पे Gen 4 SSD मिल जाती है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने है। और इस लैपटॉप में मिलता है हमारे को 2 SSD के स्लॉट, जिसमें एक ऑक्यूपाइड है, एक फ्री मिलेगा। और मैक्स अपग्रेड कितना हो सकता है वो ब्रांड ने मेंशन नहीं करा। मेरे हिसाब से 2TB पर स्लॉट हो जाना चाहिए। और इसके अंदर मिलता है Nvidia RTX 4060 जो हमारा 8GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, 140 वॉट TGB के साथ आता है। एंड कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 हमारे को मिल जाएगा। और हाँ, MS ऑफिस नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर, मेरे हिसाब से मिलना चाहिए था। वैसे लोग दूसरा तरीका निकाल लेते हैं MS ऑफिस चलाने का, बट ऑफिशियली मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया। और जब स्पेसिफिकेशन की बात हो ही गई है तो परफॉर्मेंस पे भी नजर मार लेते हैं। सबसे पहले नंबर्स, सबसे पहले Cinebench R23 जिसका मल्टी कोर 21,000 के आसपास एंड सिंगल कोर 1766। उसके बाद Geekbench 6 के आप स्कोर्स देख सकते हो अपने सामने, काफी बढ़िया निकाल के देगा। एंड क्रॉसमार्क का बेंचमार्क जो कंपैरिजन के लिए काम आएगा। उसके बाद ब्लेंडर बेंचमार्क हमने किया 3700 के आसपास बेंचमार्क स्कोर निकल गया। और भाई PC मार्क 10 8000 प्लस। उसके बाद लास्टली हमारा 3D मार्क टाइम स्पाइस, इसका टोटल स्कोर 11,000, जिसके अंदर CPU और GPU के स्कोर आप देखो, है ना जबरदस्त। अब i7 13 जनरेशन के साथ 4060 के इतने लैपटॉप आपने देख लिए। बेंचमार्क के नंबरों से आप वाकिफ हो कि हाँ भाई इतने तो मिलेंगे। और रियल लाइफ परफॉर्मेंस का भी आपको पता ही है। 4K 60 वाली फुटेज आपको इसके अंदर एडिट करनी हो भाई कोई दिक्कत नहीं है। फोटोशॉप चलाना हो एकदम मक्खन चलेगा। 3D वाले टास्क करने हो, मॉडलिंग, रेंडरिंग, आर्किटेक्चर या आफ्टर इफेक्ट्स चलाना हो, 4060 अच्छा खासा ग्राफिक्स कार्ड है, साथ में CPU भी तगड़ा है एंड 16GB रैम है। तो भाई प्रोडक्टिविटी में कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। बाकी कोडिंग वोडिंग भी इसके ऊपर आराम से हो जाएगी। मल्टीटास्किंग में कोई दिक्कत नहीं है। इवन सिंगल पीसी गेमिंग लाइव स्ट्रीम भी आपको करनी हो आराम से इस लैपटॉप पे कर सकते हो। और जब परफॉर्मेंस की इतनी बातें कर ली है, गेम टेस्ट पे भी नजर मार लो। गेम टेस्ट हमने किया और अब थोड़े से ज्यादा गेम्स भी है जो तुम कमेंट सेक्शन में बताते रहते हो ना, ये ऐड कर लो, ये कर लो। पुराने नहीं हटाए बट और ऐड कर दिए। एंड थर्मल्स का अंदाजा आपको गेमिंग से हो ही जाएगा। वैसे आपको पता है प्रेडेटर के थर्मल्स तगड़े हैं। थर्मल्स तगड़े तो हैं बट फैन बहुत ज्यादा नॉइज करते हैं, उस चीज का ध्यान रखना। तो भाई सबसे पहले CPU की ताकत को जानने के लिए टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट। और यहाँ पे रेजोल्यूशन है 1600p और सेटिंग्स को रखा हमने हाई पे। बाकी सेटिंग्स वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, 1600p पे ही सारे गेम टेस्ट हुए हैं जो लैपटॉप का अपना रेजोल्यूशन है। तो बार बार अगर मैं बोलना भूल जाऊं तो ध्यान रखना कि 1600p है, 1080p है, 1200p नहीं है। 4060 की परफॉर्मेंस उस हिसाब से जज करना। और यहाँ पे 13700HX है भाई इसके अंदर। वैलोरेंट के अंदर आराम से 400 प्लस FPS तो मिलने ही मिलने थे। और बाकी एसर प्रेडेटर है भाई, हमारा ठंडक का माहौल है। 70 to 80 वॉट पावर ड्रॉ करने के बाद भी हमारा 75 to 80 के आसपास CPU टेम्परेचर है और रूम
रूम टेम्परेचर भी 27 डिग्रीज है जिसपे हमने टेस्ट किया है। उसके बाद हमारा प्यारा GTA 5 टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और सेटिंग्स को रखा हमने वेरी हाई पे, जो बाय डिफॉल्ट गेम को ऑन करते इसने उठा ली थी। और भाई 1600p रेजोल्यूशन के अंदर आराम से हमारे को 140 to 150 FPS मिल रहे हैं, जो कि बढ़िया अच्छे खासे स्मूथ है। एंड यहाँ पे CPU की ठंडक बरकरार है, और बाकी सारे स्टैट्स आप अपने सामने देख सकते हो। GPU के टेम्परेचर भी कूलर साइड ही है, 70 डिग्रीज के आसपास। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं Red Dead Redemption 2, और यहाँ पे सेटिंग्स को रखा हमने फेवर क्वालिटी यानी कि अल्ट्रा। लेफ्ट साइड पे DLSS ऑफ है, राइट साइड पे DLSS को रखा है क्वालिटी पे। और भाई 1600p पे एज एक्सपेक्टेड हमारे को 60 to 70 FPS के आसपास मिल रहे रॉ परफॉर्मेंस पे, और वहीं पे जैसे ही DLSS लग जाता है 75 FPS के आसपास हमारे को मिल जाएंगे, जो कि भाई अच्छे खासे FPS है। और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने 8GB VRAM वाला GPU है, 6.5GB तक तो ये उठा रहा है। बाकी आगे वाले गेम्स में दिखाते हैं कि 8GB कितने काम का आज की डेट में। उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं दूर करो ना छठा पार्ट यानी कि फार क्राई 6, और अल्ट्रा सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे कोई भी अपस्केलिंग मेथड यूज नहीं करा जैसे कि FSR। और भाई यहाँ पे हमारे को एवरेज 80 FPS के आसपास मिल रहे हैं 1600p पे। ध्यान रखना कोई ये 1080p नहीं है, ये 1440p से भी ऊपर वाला रेजोल्यूशन है, क्योंकि 16:10 वाली डिस्प्ले है, तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस आप देख सकते हो क्या जबरदस्त है। बाकी CPU में ठंडक का माहौल तो है ही। उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं हम कर्तव्य का बुलावा आई मीन कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2.0 एक्सट्रीम प्रीसेट पे यहाँ पे रखा है। लेफ्ट साइड में DLSS हमारा ऑफ है, राइट साइड में DLSS को रखा है क्वालिटी पे, और परफॉर्मेंस आप अपने सामने देख सकते हो। एक्सट्रीम सेटिंग्स में 50 to 60 FPS मिल रहे हैं हमारे को रॉ परफॉर्मेंस में, और वहीं पे ज्यादा FPS आपको चाहिए तो DLSS लगा के 70 to 80 FPS आप निकाल सकते हो, और भी ज्यादा FPS चाहिए तो सेटिंग्स को गिरा के इससे भी ज्यादा FPS आप निकाल सकते हो। मैंने आपको मैक्सिमम वाला दिखा दिया। उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं हम गॉड ऑफ वॉर 1600p रेजोल्यूशन है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में रखा है क्वालिटी पे, और ग्राफिक्स प्रीसेट को रखा हमने अल्ट्रा पे। और भाई अल्ट्रा सेटिंग्स में हमारे को 60 FPS वाली गेमिंग मिल रही है रॉ परफॉर्मेंस में, और वहीं पे DLSS लगाते 5, 7, 10, 15 फ्रेम रेट हमारे को ऊपर मिल जाएंगे। और यहाँ पे दोनों तरफ सेम सीन नहीं है, तो FPS थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि गॉड ऑफ वॉर में कैसे FPS आपको मिलेंगे अल्ट्रा सेटिंग्स में, वो भी 1600p पे। ध्यान रखना। उसके बाद अगला गेम भारी डिमांड पे लास्ट ऑफ अस, और यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में रखा है हमने क्वालिटी पे, और जो ग्राफिक सेटिंग्स है वो मैंने रखी थी अल्ट्रा पे, मतलब जो हाईएस्ट मेरे को मिली थी। मैंने कहा 40-60 यार रगड़ देंगे। एंड इस गेम से आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई 8GB VRAM हमारे को क्यों चाहिए आज की डेट में। भाई 7GB के आसपास VRAM ये कंज्यूम कर रहा है, और रॉ परफॉर्मेंस में हमारे को 35 to 40 FPS के आसपास निकाल के दे रहा है, और ये गेम भाई बहुत ज्यादा ग्राफिक्स इंटेंसिव है। और वहीं पे अगर आप DLSS लगा दोगे तो आराम से 60 FPS वाली गेमिंग आपको मिल जाएगी। मतलब देखा जाए तो ये वाला लैपटॉप बढ़िया गेमिंग करवा देगा आपकी, और फ्यूचर प्रूफ भी है। और उसके बाद टेस्ट करें हम हॉगवर्ट्स लेगेसी, सेटिंग्स को रखा है अल्ट्रा पे, और रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे रखा है हमने। लेफ्ट साइड में कोई अपस्केलिंग मेथड नहीं है, और राइट साइड में DLSS को रखा है हमने क्वालिटी पे, और अपने सामने आप गेम प्ले देख सकते हो भाई 1600p पे क्या बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। तुम्हारे लिए मैंने सारे AAA टाइटल ऐड कर दिए, जिससे तुम्हारे को अंदाजा हो जाएगा कि 4060 GPU कितना कैपेबल है, कितना फ्यूचर प्रूफ है, कैसी गेमिंग आपको मिल जाएगी। सारे स्टैट्स आपके सामने है। बेस्ट पार्ट मेरे को प्रेडेटर का लगता है भाई इसके थर्मल, यहाँ पे एकदम ठंडे टेम्परेचर रहते हैं, चाहे CPU के हो चाहे GPU के हो। उसके बाद टेस्ट करें वॉच डॉग्स लीजन, यहाँ पे रखा है सेटिंग्स को हमने अल्ट्रा पे, और रे ट्रेसिंग अभी हमने ऑफ रखी है। लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में हमने DLSS को रखा है क्वालिटी पे। और भाई वॉच डॉग्स लीजन को लिस्ट में रखने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई बहुत ज्यादा ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम है। यहाँ पे आप देख सकते हो 8GB VRAM हमारी पूरी कंज्यूम हो रही है 4060 की, एंड बाकी आप FPS भी देख सकते हो रॉ परफॉर्मेंस में 50 to 60 के आसपास, एंड DLSS लगाते हैं हमारे 60, 70, 80 के आसपास, जो कि मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस तगड़ी है। उसके बाद मैंने सोचा चलो रे ट्रेसिंग भी लगा के देखते हैं, और रे ट्रेसिंग को मैंने रखा अल्ट्रा पे, जिसके अंदर एक तरफ DLSS ऑफ रखा है, एक तरफ क्वालिटी पे। और भाई इससे आप अंदाजा लगा सकते हो इस गेम के ग्राफिक्स कितने तगड़े हैं। यहाँ पे रे ट्रेसिंग अल्ट्रा करने के बाद 20-25 FPS मिल रहे हैं रॉ परफॉर्मेंस पे, और राइट साइड में DLSS क्वालिटी मैंने लगाया था, और पता नहीं क्यों GPU की वोल्टेज काफी कम ड्रॉ कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कुछ ग्लिच है इसके अंदर। जहां तक उम्मीद है हमारे को 40 to 50+ FPS मिल जाने चाहिए हमारे को DLSS लगाने के बाद। उसके बाद हम टेस्ट करें स्पाइडरमैन माइल्स मोरालिस, सेटिंग्स को रखा है वेरी हाई पे, और यहाँ पे मिलता है DLSS फ्रेम जनरेशन यानी कि DLSS 3। लेफ्ट साइड में ऑफ है, राइट साइड में रखा है क्वालिटी पे, और अभी हमने यहाँ पे रे ट्रेसिंग को ऑन नहीं किया है। एंड परफॉर्मेंस आप अपने सामने देख सकते हो 4060 के हिसाब से 60 to 70 FPS रॉ परफॉर्मेंस में, और 80+ FPS DLSS फ्रेम जनरेशन लगा के। उसके बाद सेम सेटिंग्स रखी है यहाँ पे, लेकिन इस बार रे ट्रेसिंग को हमने रखा था हाई पे, और रे ट्रेसिंग को हाई पे करते रॉ परफॉर्मेंस में हमारे को 40 to 50 FPS मिलने लग गए। एंड वहीं पे अगर आपको लगता है आपको 60 FPS से ज्यादा वाली गेमिंग करनी है, तो अपना DLSS फ्रेम जनरेशन लगाओ और 60 to 70 FPS पाओ। ये तो ऐड जैसा हो गया। उसके बाद लास्ट गेम हमारी साइबरपंक, मैंने कहा लैपटॉप की जान निकाल देते हैं। अल्ट्रा सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर DLSS फ्रेम जनरेशन ऑफ है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में रखा है क्वालिटी पे, एंड रे ट्रेसिंग अभी हमने ऑन नहीं रखी। और यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड 50 to 60 FPS इन रॉ परफॉर्मेंस, एंड 70 to 80 FPS इन DLSS फ्रेम जनरेशन। और ये जो इतने सारे गेम टेस्ट आप देख रहे हो ना, लगभग 3 से 4 घंटे हमारे को लगते हैं गेम टेस्ट करने में, और इतने लंबे टाइम तक गेम टेस्ट करने के बावजूद भी CPU टेम्परेचर्स 80-85 डिग्रीज के आसपास तक ही गए हैं, जो कि भाई ठंडक वाली बातचीत हमारे प्रेडेटर के अंदर। फिर हमने सेम सेटिंग्स रखी दोनों तरफ, बट इस बार रे ट्रेसिंग को हमने कर दिया था अल्ट्रा
यहाँ पे। और साइबरपंक में रे ट्रेसिंग अल्ट्रा लगाते कहता भैया ना अब मैं नहीं चलूंगा। रॉ परफॉर्मेंस में तो नॉन प्लेबल एफपीएस मिल रहा था हमारे को 20 के आसपास, और वहीं पर डीएलएसएस फ्रेम जनरेशन जैसी लगाते हैं ना जो हमारा DLSS 3 है, जिसके थ्रू हमारे AI जनरेटेड फ्रेम्स डाले जाते हैं, वहां पे सीधा 50+ FPS। और यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो भाई 8 GB VRAM क्यों चाहिए आज की रेट में। 7 to 8 GB VRAM कंज्यूम हो रही है हमारी अल्ट्रा सेटिंग्स पे 1600p में। तो आज की रेट में अगर आपको बढ़िया गेमिंग करनी है, 1.5 लाख के आसपास बजट है, तो 4060 कम से कम लेना। एंड यहाँ पे मिलता है हमारे को फुल साइज का कीबोर्ड, इसमें नंपैड इंक्लूडेड है, और कीबोर्ड की टाइपिंग फील मेरे को बढ़िया लगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे नंपैड के ऊपर ना प्रीडेटर का बटन बन रखा है, इसको प्रेस करोगे तो ऑन द गो आपका प्रीडेटर सेंस एकदम ओपन हो जाता है। और ये जो कीबोर्ड हमारा पर की RGB वाला कीबोर्ड है, इसके अंदर पूरी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। इसके प्रीडेटर सेंस सॉफ्टवेयर में जाके कोई स्पेसिफिक कीज का कोई कलर चेंज करना हो, एरिया है, इवन जो पीछे की लाइट बार है उसको भी आप यहाँ पे कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। 3 जोन हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे जिसके अंदर हम डिफरेंट कलर्स लगा सकते हैं। और फिर बात आती है इसके ट्रैक पैड की। फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड मिलता है, जेस्चर वगैरह कंट्रोल करता है, और स्मूथ भी है ट्रैक पैड यूज करने में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और जब प्रीडेटर सेंस की बात चल रही है, इसका एक बार सॉफ्टवेयर भी देख लो। यहाँ पे होम पे हमारे को कुछ ऐसा प्रीडेटर सेंस का सॉफ्टवेयर मिल जाता है जिसमें सारे स्टैट्स आ रहे हैं, और बीच में ना एक गुड्डा सा घूमता रहता है, जो भी मोड आप लगाओगे उसके हिसाब से ये अपने अपने एक्शन बदल लेता है। और बाकी राइट साइड में मॉनिटरिंग आ रही है, सारे टेम्परेचर्स वगैरह। ऊपर हमारे को सिनेरियो प्रोफाइल मिल जाएगी, डेली यूज, गेमिंग, क्वाइट ओकेजन, और मोड, फैन इफेक्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। नीचे ऐप के शॉर्टकट यहाँ पे हमारे को मिल जाते हैं। फिर सिनेरियो टैब आता है, सिनेरियो में यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज हो गए, फैन कंट्रोल हो गया, लाइटिंग में आपको बता ही चुका हूँ। एडवांस सेटिंग हमारे को एसर ट्रू हार्मनी करके मिल जाता है, जो हमारे को साउंड कस्टमाइज करने देता है, वो चाहे इसके इंटरनल स्पीकर हो या फिर 3.5mm जैक। तो जैसा आप गेम खेल रहे हो वैसे आप ऑडियो कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे सिस्टम बूट मेन्यू एनिमेशन भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसी एनिमेशन हमारे को मिलती है स्टार्टिंग में, और यहाँ पे कोई कस्टमाइज अपनी फोटो लगानी हो तो प्रीडेटर के लोगो के नीचे वो भी लग जाएगी। और बाकी एक और मॉनिटरिंग का टैब मिलता है, यहाँ पे सारे स्टैट्स आ जाएंगे। उसके अलावा ऐप सेंटर मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंट एप्स दिखा देगा जो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है आपके लैपटॉप में। और भैया पोर्ट्स, दुनिया भर के पोर्ट्स रखे, लेफ्ट राइट पीछे सब जगह। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को RJ45 लैन पोर्ट मिल जाता है, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाएगा, एक माइक्रो SD कार्ड रीडर स्लॉट, और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। उसके अलावा राइट साइड में हमारे को 2 USB 3.2 Gen 2 टाइप A वाले पोर्ट मिलते हैं, जिसके अंदर एक पावर ऑफ चार्जिंग वाला भी है। अगर लैपटॉप ऑफ भी है, कुछ आपको डिवाइस वगैरह चार्ज करनी हो, फोन या TWS वगैरह, वो उससे आप चार्ज कर सकते हो। पीछे की तरफ हमारे को पावर इनपुट का पोर्ट मिलता है, एक HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाएगा, और भाई 2 मिलते हैं यहाँ पे थंडरबोल्ट 4 के टाइप C पोर्ट। और यहाँ पे थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है तो आपको ज्यादा बैंडविड्थ मिलेगी, अच्छी डेटा ट्रांसफर स्पीड्स होंगी। यहाँ पे डिस्प्ले आउटपुट भी आप इससे ले सकते हो, इवन ये पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है। उसके बाद लैपटॉप का वो वाला भाग जिसको आपको सबसे ज्यादा देखना है, यानी कि उसकी डिस्प्ले। इसके अंदर मिलती है 16 इंच की WQXGA डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन 2560x1600 है। ऑब्वियसली 16:10 वाली डिस्प्ले है ये। एंड यहाँ पे हमारे को IPS डिस्प्ले मिलती है, और एंटी ग्लेयर वाली है, रिफ्लेक्शन वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। और IPS होने की वजह से जो इसके व्यूइंग एंगल्स है वो हमारे को अच्छे खासे मिल जाते हैं। एक्सट्रीम साइड से भी अगर आप देखोगे तो कोई कलर शिफ्ट नहीं मिलता है यहाँ पे। और भाई ये आती है 240 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ, तो जैसे कि मशीनरी पावरफुल है, 4070 है, आराम से आपको 2K में गेमिंग करवा देगा, तो 240 हर्ट्ज के मजे आप ले सकते हो। अगर आप ई-स्पोर्ट्स वगैरह जैसे वैलोरेंट में FPS आपको दिखाए थे, तो इस पर मतलब मक्खन एक्सपीरियंस मिलता है। और ये जो डिस्प्ले है एनवीडिया G-Sync को भी सपोर्ट करती है, और 3 मिलीसेकंड के रिस्पांस टाइम के साथ ही आती है। और ये लैपटॉप आता है 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ, तो ब्राइटनेस मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। इंडोर यूज करोगे, इवन आउटडोर में भी यूज करोगे। आउटडोर में ज्यादा लाइटिंग हो तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी यूजेबल रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये आता है 100% DCI P3 के साथ, तो कलर एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अगर आप OTT वगैरह देखते हो या कोई भी ऐसा कंटेंट जिसके कलर्स वगैरह तगड़े हो, तो वो बहुत ही पंची और कंट्रास्टी दिखाई देता है। एंड अगर आप एक क्रिएटर हो, आप एडिटिंग वगैरह करते हो, आपको कलर एक्यूरेट डिस्प्ले अलग से नहीं लेनी पड़ेगी, इसके डिस्प्ले काम आ जाएगी। फोटोशॉप चलाते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, कलर एक्यूरेट टास्क आराम से करवा दे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा इसके बेजल आप देख सकते हो भाई, अच्छे खासे पतले बेजल है लेफ्ट राइट में। टॉप में थोड़ा सा बड़ा मिलता है, और चिन्ह हमारा कुछ इस तरीके का। और ये डिस्प्ले HDR को भी सपोर्ट करती है, तो HDR वाला कंटेंट आप देखोगे OTT वगैरह पे, तो इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ब्राइटनेस भी अच्छी है। HDR कंटेंट के साथ साथ ब्राइटनेस अच्छी हो तो ही मजा आता है देखने में। और डिस्प्ले की बात चल रही है, तो इसका जो इंटरनल डिस्प्ले है वो आप चेंज कर सकते हो, मक स्विच के साथ ही आता है लैपटॉप। 2023 चल रहा है, लेटेस्ट लैपटॉप से मक स्विच नहीं मिलेगा तो क्या ही फायदा गेमिंग लैपटॉप का। यहाँ पे इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट चेंज कर सकते हो। इसकी बायोस में जाके सेटिंग्स मिलती है इसकी मक स्विच की, जहां पे आपको DGPU मोड वगैरह मिल जाता है। और उसके अलावा HDMI पोर्ट से, टाइप C पोर्ट से भी आउटपुट लोगे ना, तो भी आपको डिस्प्ले आउटपुट RTX 4060 से मिलता है, यानी कि एक्सटर्नल GPU पे सपोर्टेड है। तो अगर एक्सटर्नल बड़ी डिस्प्ले पे कोई गेमिंग वगैरह कुछ करते हो तो परफॉर्मेंस में कोई लैग नहीं मिलेगा। और ये इसका वेबकैम टेस्ट और इसके माइक का टेस्ट। यहाँ पे वेबकैम है 1080p वाला, फुल HD वेबकैम है, तो क्वालिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मेरे को ना रेडिश सा टोन लगा इसके वेबकैम का, नेचुरल सा नहीं है, बट लाइट कंट्रोल अच्छी कर लेता है। यहाँ पे फेस पे लाइट है, अभी यहाँ पे कोई एक्सपोजर वगैरह नहीं है। उसके अलावा क्वालिटी आपको कैसी लगी माइक वगैरह की, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे को ओवरऑल वेबकैम बढ़िया लगा इसका।
यहाँ पे भाई स्पीकर बहुत लाउड है, इसके डाउन फायरिंग स्पीकर मिलते हैं हमारे को। वॉटेज मेरे को नहीं पता लगा इसकी कितनी है, लेकिन 2 वॉट से तो ऊपर की है, बट ओवरऑल लाउड है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बंदे का कंटेंट देखोगे तो आराम से आप देख सकते हो। और ये आता है DTS:X अल्ट्रा के सपोर्ट के साथ। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है हमारे को, जिसके अंदर हम मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे इक्वलाइजर वगैरह भी मिल जाता है, जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो इसके सॉफ्टवेयर में। और भाई 2.6 kg का लैपटॉप है, और जिस फॉर्म फैक्टर में आता है ऑब्वियसली बैटरी बड़ी मिलती है, 90 वॉट आवर की बैटरी है, और बैटरी बैकअप भी बढ़िया मिला हमारे को। जैसे 50% स्क्रीन ब्राइटनेस पे यूज करा, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ करके बेसिक टास्क वगैरह मल्टीटास्किंग करके देगी, उसमें 4 से 5 घंटे का बैकअप ये देगा, जो कि गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से सही है। बाकी बैटरी पे कोई गेमिंग या हाई एंड टास्क की मत सोचना, क्योंकि ये लैपटॉप क्या होता है ना, बैटरी पे लो वोल्टेज पे चले जाता है, जिससे इनकी बैटरी अच्छी चले। और एक चीज का और ध्यान रखना, अगर लैपटॉप DGPU मोड पे है, उसको iGPU पे आप कर लोगे तो भी बैटरी बैकअप बढ़ेगा, क्योंकि DGPU मोड पे आपका GPU लगातार काम में रहता है, तो इस वजह से बैटरी बैकअप कम हो जाता है। iGPU मोड प्रेफर्ड। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू Acer Predator Helios 16 i7-13700HX के साथ RTX 4060। एंड इस लैपटॉप का प्राइस आज की डेट में 1,65,000 का चल रहा है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं। बाकी वीडियो आप 1 साल बाद देख रहे हो तो प्राइस हो सकता है 1.5 लाख, 1 लाख या कुछ भी हो सकता है। अब 1,65,000 के हिसाब से उठा लेते हैं कंपटीशन जो हमने रिव्यू कर रखे हैं। उसके अलावा मैं भी कंपैरिजन नहीं करने वाला। उसके अलावा अगर कंपैरिजन चाहिए तो अगली वीडियो में करेंगे, जब कोई नया रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं Dell G16 के साथ, जो हमने रिसेंटली रिव्यू किया था। उसका प्राइस भी 1,65,000 के आसपास ही है। सबसे पहले बिल्ड अगर कंपेयर करते हैं तो Dell G16 की बिल्ड भी अच्छी है, लेकिन मेरे को Predator Helios से ज्यादा बल्कि वो लगा। तो देखो लुक एंड फील के मामले में मेरे को तो Predator बेटर लगा, और बैटरी दोनों के अंदर सेम सी है। Dell के अंदर 86 वॉट आ रहा है, Predator के अंदर 90 वॉट आ रहा है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद बात आती है प्रोसेसर की। Dell G16 में हमारे को i7-13650HX मिलता है, इसके अंदर 13700HX है, और 13700HX के अंदर हमारे को 2 पीक और एक्स्ट्रा मिलता है। मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी भी इसकी 5 GHz है, उसकी 4.9 है, तो उससे ज्यादा वैसे रियल लाइफ पे डिफरेंस पड़ेगा नहीं। एंड बात करते हैं जीपीयू की, तो सेम 4060 140 वॉट मिलता है। एंड मेनली डिफरेंस आता है भाई डिस्प्ले का। Dell G16 के अंदर 100% sRGB वाली डिस्प्ले है, एंड Predator के अंदर 100% DCI-P3 है, प्लस रिफ्रेश रेट का भी डिफरेंस है। Predator में हमारे को 240 हर्ट्ज का मिलेगा, उसके अंदर 165 हर्ट्ज है। तो डिस्प्ले के मामले में भी Predator बेटर है। बाकी रैम दोनों में सेम है। थर्मल्स के मामले में कहूंगा सेम सही है। Predator हमारा थोड़ा सा बेटर है Dell G16 से, और इन दोनों के कंपैरिजन में फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो भाई Predator Helios 16 बेटर है। उसके बाद आता है हमारा Omen हमने 4070 वाला रिव्यू किया था, इवन 4060 वाला भी उठा लो भाई, Omen आसपास भी नहीं भटकता Predator के। चाहे बिल्ड क्वालिटी के मामले में ले लो, टॉप लिड फ्लेक्स हो गया, यहाँ पे वॉबल हो गया, एंड इसके बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। Omen का रिव्यू देख लेना। मेरी नजर में तो Predator ही बेटर है इसके कंपैरिजन में भी। उसके बाद Predator Helios 16 का ही छोटा भाई Predator Neo 16, वो हमारा 1,50,000 के आसपास का है, सेम स्पेसिफिकेशन का। ये वाला 1,65,000 का है। इसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। दोनों को दोनों लैपटॉप भी अपनी अपनी जगह बढ़िया है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, तो वो उस वीडियो में पता लग जाएंगे आपको। और भाई सबसे बड़ा कंपैरिजन Legion 5i Pro के कंपैरिजन में कैसा है। Legion 5i Pro जो हमने रिव्यू किया था तब उसकी प्राइसिंग 1,55,000 के आसपास चल रही थी, लेकिन अभी वो महंगा हो गया, 1,70,000 का है। तो इसके प्राइस के आसपास आ चुका है। एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में देखे तो भाई दोनों ही टक्कर के लैपटॉप है। मेरे को दोनों पर्सनली पसंद है। बैटरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। Legion में 80 वॉट आ रहा है, इसमें 90 वॉट आ रहा है, 10 वॉट आवर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देन यहाँ पे CPU GPU दोनों लैपटॉप के अंदर सेम है। एंड भाई मेनली डिफरेंस निकल के आता है डिस्प्ले में। यहाँ पे डिस्प्ले किसी की कहीं पे बेटर है, किसी की कहीं पे बेटर है। कलर गैमेट के मामले में Predator Helios बेटर है, क्योंकि इसके अंदर 100% DCI-P3 है, Legion के अंदर 100% sRGB है, ब्राइटनेस दोनों में सेम है, रिफ्रेश रेट दोनों में सेम है। लेकिन Legion के अंदर हमारे को 2 सर्टिफिकेशन एक्स्ट्रा मिलते हैं, एक Dolby Vision का, एक TUV Rhineland का, जो Predator Helios में नहीं है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो डिस्प्ले कहीं ना कहीं टक्कर दे रहे हैं। ज्यादा कलर गैमेट चाहिए तो ये वाला लो, Dolby Vision के मजे लेने हैं, TUV Rhineland सर्टिफाइड और Pantone वैलिडेटेड चाहिए तो आप उसके लिए जा सकते हो। तो डिस्प्ले के मामले में प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। मेनली आते हैं भाई थर्मल्स। Legion वाली वीडियो में बहुत लोगों ने बोला था कि Legion के टेंपरेचर्स बहुत ज्यादा जा रहे हैं एज कंपेयर टू Predator, बट अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे ना Legion और Predator को, यहाँ पे Legion का CPU बहुत ज्यादा पावर ड्रॉ करता है, कभी कभी तो 90 प्लस इवन 100+ वॉट तक ड्रॉ करता है, तो ऑब्वियसली टेंपरेचर ज्यादा जाएंगे। वहीं पे अगर आप गेमिंग के टाइम पे Helios का पावर ड्रॉ देखोगे ना तो 50, 60, 70 वॉट तक ड्रॉ करता है, तो इस वजह से Helios के टेंपरेचर भी कम है। और Legion के अंदर Vantage में कस्टम मोड पे जाके वॉटेज लॉक कर सकते हैं। अगर आप Legion में सेम वॉटेज कर दोगे ना तो उसके थर्मल्स भी वैसे हो जाते हैं, और परफॉर्मेंस के मामले में सेम ही निकल के आता है लैपटॉप। और यहाँ पे भाई ड्रॉ हो जाता है। आप Legion के लिए भी जा सकते हो, आप Predator Helios के लिए भी जा सकते हो। दोनों का रिव्यू देख लेना, अपने आप डिसाइड कर लेना। प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो भाई ये थे मेरी तरफ से सारे कंपैरिजन। और किसी लैपटॉप का रिव्यू चाहते हो और कोई कंपैरिजन चाहते हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। पसंद आई वीडियो तो लाइक मार देना। आपको कैसा लगा लैपटॉप वो मेरे को कमेंट में बताना। और आप में से जो लोग Helios खरीद चुके हो अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, और साथ में वो लोग भी जो कोई और लैपटॉप यूज कर रहे हो, जो भी आपको बोलना हो सब कमेंट सेक्शन भर डालो। एल्गोरिदम कर डालो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय। I wanna put up all my walls 'cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient.